देखिए भाई, आज का हमारा जो वीडियो है गणित विषय का कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए संयुक्त रूप से वीडियो ये बन रहा है। उसका कारण ये है कि संबंध और फलन ये दोनों टॉपिक 11 और 12 दोनों में समान रूप से दिए गए हैं। सिलेबस में 11वीं में भी है और 12वीं में भी है। देखो भाई, ये आज का हमने बताया कि टॉपिक हमारा ऐसा है कि 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए सिलेबस में है, इसलिए ये वीडियो 11वीं और 12वीं दोनों के लिए जा रहा है। इसको बहुत ध्यान से देखना है। और पिछले वीडियो में हमने संबंध की चर्चा कर ली थी कि संबंध एक समुच्चय के अवयवों का दूसरे समुच्चय के अवयवों से किस प्रकार होता है, तब वो संबंध कहलाता है। यानी समुच्चय ए का समुच्चय बी से किस प्रकार जो है संबंध हो, तभी वो संबंध होता है। अब आज हमें फलन सीखना है। हमने उस दिन संबंध वाले वीडियो में ये बताया था कि जिस तरीके से अपन दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में अपन जानते हैं शिक्षक छात्र का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, इस तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध हम सुनते हैं, देखते हैं और समझते भी हैं। तो संबंध की चर्चा अपन ने कर ली थी। आज अपन फलन की चर्चा करेंगे और फलन के अंतर्गत हमें देखना है प्रांत, परिसर और सहप्रांत। इन तीन चीज़ों में हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। उस कन्फ्यूजन की स्थिति को हमें आज भली भांति दूर कर लेना है, ठीक है। यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम जाती है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आपको लिखना है कि हमारी समझ में ये बात नहीं आई। वैसे ऐसा होगा नहीं कि समझ में ना आए, ठीक है। तो मान लीजिए हम एक टी आरेख बनाते हैं। ये हमने बनाया, ये जो लिखा हुआ है ये दशमलव नहीं है, शून्य नहीं है, केवल ये चिन्ह है तीर आरेख बनाने के लिए। इसको वेन आरेख भी कह देते हैं अपन। ये हमारा समुच्चय ए और ये हमारा समुच्चय बी। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ हो जाए तो वो संबंध होता है, ठीक है ना। यहां पे हम देख रहे हैं कि समुच्चय ए के एलिमेंट कितने हैं? 4, 1 2 3 4। और समुच्चय बी में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। हमारे ए के अवयव 4 हैं और बी के अवयव 5 हैं। इधर से जो हमें इधर दिखाई दे रहा है ये कहलाता है प्रतिबिंब। 1 का प्रतिबिंब कहाँ है? इधर। 2 का प्रतिबिंब 4 में है, 3 का प्रतिबिंब 9 में है और 4 का प्रतिबिंब 16 में है। यानी समुच्चय ए के सभी अवयवों का, सभी घटकों का, सभी एलिमेंट्स का संबंध हमें समुच्चय बी में दिखाई दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में हमें फलन को समझना है कि फलन क्या है। हम इसको एक साथ लिखें तो वो कहलाएगा क्रमित युग्म। यानी 1 3, यहाँ बनेगा 2 4, यहाँ 3 9 और यहाँ 4 16। ये 25 हमारा खाली रह जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पर कोई अवयव नहीं है। तो प्रत्येक युग्म का यदि प्रथम घटक भिन्न भिन्न हो और दूसरा घटक चाहे समान हो चाहे भिन्न हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि ऐसी स्थिति हमारी बनती है तो हम ये कहेंगे कि ये फलन को प्रदर्शित करता है। समुच्चय ए का
प्रत्येक घटक का संबंध समुच्चय B के घटकों से तो है, लेकिन जब हम इसका फलन लिखेंगे तो फलन लिखने में हमें ध्यान देना है कि फलन वो तभी कहलाएगा जबकि क्रमित युग्म में हमारा पहला घटक समान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय A के एक घटक का संबंध समुच्चय B के दो घटकों या दो से अधिक घटकों से नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए समुच्चय एक का संबंध 3 से भी है और एक का संबंध 4 से भी हो जाए, तो जब हम क्रमित युग्म इसका लिखेंगे तो 1 3 1 4 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। अगर इसका संबंध हम यहाँ भी कर दें तो हमें लिखना पड़ेगा 1 3 और 1 4। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, हमारा पहला घटक क्या हो गया, समान हो गया, और जब समान हो जाएगा तो फिर ये फलन नहीं दर्शाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर संबंध पिता है तो फलन पुत्र है। संबंध से ही फलन की उत्पत्ति हुई है। संबंध तो हम समझ लिए थे, लेकिन अब फलन समझना है तो हम समझ लें अच्छी तरीके से कि संबंध से ही फलन की उत्पत्ति हुई है। यदि हमारा संबंध पिता है तो फलन या तो पुत्र है या पुत्री है, उससे सीधा संबंध उसका है। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम उसका A क्रॉस B लिखें, यानी कार्तीय गुणन कहलाता है, यदि हम जब वो लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में हमें देख लेना है कि वो फलन है कि नहीं है। इसकी पहचान करने के लिए हम ये समझ लें कि प्रथम घटक हमारा भिन्न भिन्न होना चाहिए, दूसरा घटक चाहे समान हो चाहे भिन्न हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फलन क्या हुआ, संबंध से ही फलन की उत्पत्ति हुई, लेकिन ध्यान रहे कि ये फलन प्रदर्शित कर रहा है। ये फलन का एग्जाम्पल हम सामने लिखे हुए हैं। अब आती है बात प्रांत की, परिसर की और सह प्रांत की। तो अब इसमें प्रांत, हमारा जो बाईं तरफ समुच्चय A होता है, ये हमारा प्रांत है। अच्छे तरीके से समझ लें, ये कंफ्यूजन की बात ना रहे, ठीक है। और परिसर हमारा ये जो डॉटेड लाइन से हमने घेरा बनाया है, ये हमारा परिसर है। इसको हम परास भी कहते हैं, अंग्रेजी में रेंज कहलाता है, ठीक है। और ये पूरा जो हमने घेरा लगाया है, सॉलिड घेरा, ये पूरा घेरा, ये हमारा सह प्रांत है। तो यदि दो समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चय हमारे इस प्रकार से संबंधित हों, तो ऐसी स्थिति में बाईं तरफ का जो हमारा समुच्चय A है वो प्रांत होता है, और दाहिनी तरफ का वह भाग या वह अवयव, जितने अवयवों का संबंध समुच्चय A के अवयवों से रहता है, वो हमारा क्या है, परिसर या परास। और सहप्रांत क्या है, जितने भी अवयव समुच्चय B में दिए गए हैं, चाहे वो A से संबंधित हों, A से संबंध उनका हो और चाहे ना हो, वो सब कहलाता है सह प्रांत। तो प्रांत, परिसर और सह प्रांत ये फलन के ही भाग हैं, ठीक है कि नहीं। अब हमें समझना ये है कि संबंध में हमने बताया था कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का संबंध यदि समुच्चय B के सभी अवयवों से हो जाए तो वो संबंध होता है। और संबंध से हमने बताया कि फलन की उत्पत्ति होती है, यानी संबंध यदि पिता है तो फलन क्या है, उसका पुत्र या पुत्री है। लेकिन फलन की पहचान करने में हमें केवल मात्र एक छोटी सी बात का ध्यान दे लेना है कि जो हमारा क्रमित युग्म बनेगा, A क्रॉस B बनेगा, उसमें किसी भी स्थिति में प्रथम घटक समान नहीं होना चाहिए, तभी वो फलन होगा, अन्यथा की स्थिति में फलन नहीं होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे और देखेंगे कि उसका वो फलन होता है कि नहीं होता है और क्या स्थिति बनती है। देखिए, हमने ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। इसमें हमें ये पहचान करना है कि कौन फलन है और कौन फलन नहीं है, हमें ये देखना है। हम पहले एग्जाम्पल को गौर से देखें। ये A क्रॉस B कहलाया, यानी समुच्चय A में कौन कौन घटक होंगे, 2 5 11 14 और 17।
और समुच्चय बी में कौन कौन घटक होंगे? एक 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 यानी एक ही घटक। ठीक है, अब हम देखें प्रत्येक क्रमित युग्म का प्रथम घटक हमारा कैसा है? भिन्न है। ध्यान से देखें, प्रत्येक क्रमित युग्म में जो कार्तीय गुणनफल हमारा आया उसके प्रत्येक क्रमित युग्म में हमारा पहला घटक भिन्न है। देखिए 2, 5, 11, 14, 17 यानी ये फलन की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में भी देखें, हमें बताया था केवल यही देखना है कि हमारा किसी भी क्रमित युग्म में पहला घटक समान नहीं होना चाहिए। यदि एक से अधिक जगह पहला घटक समान हो गया तो इसका मतलब एक से ज़्यादा में अगर संख्या दोहरा गई तो समझ लीजिए कि फिर वो फलन नहीं होता है। यहाँ देखें फिर से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हर क्रमित युग्म का पहला घटक भिन्न है, अतः ये भी फलन होगा। इसको देखें 1, 3, 1, 5, 2, 5 यहाँ ये भले समान हो चाहे भिन्न हो कोई लेना देना नहीं, लेकिन पहला घटक देखिए यहाँ समान हो गया। यहाँ भी एक है पहले घटक में और यहाँ भी एक है, अतः ये फलन नहीं है। ये फलन है और ये भी फलन है। ठीक है ना? तो फलन की पहचान करना बड़ा इजी है। हर क्रमित युग्म में हम अच्छे तरीके से देख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे कि कोई समान तो नहीं हो रहा। यदि समान हो गया तो फिर वो फलन नहीं है, संबंध तो होगा। ठीक है ना? यानी प्रत्येक फलन संबंध हो सकता है लेकिन प्रत्येक संबंध फलन हो यह आवश्यक नहीं है। ध्यान रहे इस बात का। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे अभी। ठीक है ना? एक अभी हम और एग्जाम्पल लेंगे फिर देखेंगे। देखिए हमने एक एग्जाम्पल के रूप में एक प्रश्न लिखा है, एक सवाल लिखा है, और ये ऐसा सवाल है जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आता है। इसको हमें हल करना है। सवाल को गौर से देखेंगे और चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। यदि प्राकृत संख्या n पर परिभाषित संबंध ये दिया है r = xy, ये क्रमित युग्म में है, सच दैट x अवयव है n, y अवयव है n तथा 2x + y = 24 द्वारा परिभाषित है, तो r का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। अब विचार हम ये करेंगे कि ना तो यहाँ समुच्चय A दिया है ना समुच्चय B दिया है और हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। हमने अभी भी बताया था कि समुच्चय A को बाईं तरफ, समुच्चय B को दाईं तरफ, या समुच्चय X को बाईं तरफ, समुच्चय Y को दाहिने तरफ लिखते हैं और फिर हम तीन आरेख या बिन आरेख बना करके और उसको हल कर लेते हैं। लेकिन जब स्थिति ऐसी हो कि जिसमें स्पष्ट नहीं है कि हमारा समुच्चय A के कौन कौन अवयव है और B के कौन कौन अवयव है, तो यहाँ देखिए स्पष्ट है X अवयव n, यानी समुच्चय X जो हमारा है या A जो हमारा समुच्चय है वे सारे अवयव प्राकृत संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी। ठीक है, और Y के भी सभी वही है। ठीक है ना? फिर लिखा है 2x + y = 24 द्वारा परिभाषित है, यानी हम x = 1 से रखना प्रारंभ करेंगे और तब तक रखना प्रारंभ करेंगे जब तक हमारे मान प्लस में आते रहेंगे, और जैसे ही माइनस में आना प्रारंभ हो जाएंगे हम वहीं पर बंद कर देंगे। तो समीकरण हमारा पहले हम लिख लेंगे जब हल करेंगे, क्योंकि r बराबर ये पूरा संबंध हमें लिखना पड़ेगा ऐसे x y x अवयव n, y अवयव n तथा 2x + y = 24, ये लिख करके हम अपना कोष्टक बंद कर देंगे। ये हमने लिख लिया है। अब हम इस समीकरण को एक बार लिख लेंगे फिर से 2x + y = 24। तो ऐसे चलेंगे जब x बराबर कितना 1, प्राकृत संख्या 1 से शुरू करेंगे तो y बराबर कितना आएगा? देखिए 2 एकम 2, 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा 24 में से, तो y बराबर कितना आएगा? 22। जब x बराबर 2, तो 2 रखो, 2 दूनी 4, उधर 4 घटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 20। जब x बराबर 3 रखना है
तो y बराबर कितना आएगा, देखिए 2 3 6, 24 में से 6 घटेंगे तो 18 और 6 24, 18 आ जाएगा। ऐसे ही फिर रखेंगे, जब x बराबर 4 तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, सॉरी 4 दूनी 8, 24 में से 8 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 16 और 8 24। जब x बराबर 5 तो 5 दूनी 10, 14 बचा, y बराबर 14। जब x बराबर 6, एक चार एक समीकरण को हल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम तो केवल तरीका बता रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, सवालों को हल कैसे करना है। गणित कोई ऐसा विषय नहीं है कि प्रश्नावली उठाई और प्रत्येक प्रश्नावली का बोले पहला सवाल लगाया, फिर दूसरा सवाल लगाया, फिर तीसरा लगाया, बोले आया समझ में, तुमने कहा जी, आया समझ में जी तो रटा रहता है। तो ये जी करते 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 अब परीक्षा आ जाती है और सवाल पता चला एक भी बना, क्योंकि सारे सवाल आपके हल हो गए, आपने नोट कर लिए, हो गया, खत्म कहानी। ऐसे नहीं करना है, तरीका जानना है, मूलभूत स्थिति क्या है, सिद्धांत क्या है, सूत्र क्या है, कैसे हमें प्राप्त करना है, कैसे ज्ञात करना है, ये सारी चीज़ों का हम फंडामेंटल जब जान लेते हैं, आधारभूत सिद्धांत जब समझ लेते हैं, इसके बाद हमें कोई समस्या नहीं जाती है। ठीक है, 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, तो y बराबर भी 12 बचा हमारा। ऐसे ही फिर रखेंगे, जब x बराबर 7 तो y बराबर 7 दूनी 14, 24 14 घटे कितने बचे, 10। ऐसे करते चलेंगे अपन आगे भी। जब x बराबर 8 तो 8 दूनी हो जाएगा 16, 16 घटेंगे तो कितना बचेगा, 16 और 8 24, 8। जब x बराबर 9 तो y बराबर 9 दूनी 18, 18 और 6 24। और चले आगे, x बराबर 10 तो y बराबर 10 दूनी 20, 4 बचे। x बराबर 11 तो y बराबर 11 दूनी 22, 24 में से 22 घटे 2। अब अगर हम x बराबर 12 रखेंगे तो 12 दूनी 24 और 24 घटेगा तो आ जाएगा 0, यानी यहीं पे बंद कर देना है। ठीक है ना, जीरो या माइनस नहीं लाना है, क्योंकि जीरो या माइनस में कोई अवयवकन को नहीं लिखना ना होता है। ठीक, तो अब हम सोचें कि हमारा प्रांत क्या है, परिसर क्या है। तो बताइए भाई, x के तौर जब यही कहलाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और y के यानी b के हमारे कहलाएंगे कौन कौन से, यहाँ से शुरू कर देंगे छोटे से, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, यानी इसका प्रांत क्या होगा, आर का प्रांत कह दो चाहे, सीधे जो संबंध हमें दिया है उसका प्रांत, आर का प्रांत क्या होगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और आर का परिसर क्या होगा, आर का परिसर हो जाएगा, 2 से शुरू कर देंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। इस तरीके से हम ऐसे प्रॉब्लम्स में प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं। तो हमारा संबंध फलन को थोड़ा सा और गहराई से पढ़िएगा, फलन के जो प्रकार हैं उनको पढ़ लीजिए और इसके बाद सवाल हल कीजिए। जहाँ कोई समस्या जाए कमेंट बॉक्स में लिखिए। ध्यान रहे, वीडियो प्रतिदिन आता है, प्रतिदिन अपन को व्हाट्सएप आपका जो डीजे लैब ग्रुप है उसको खोलना है और देखना है, और देख करके वीडियो को बार बार समझना है। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है दोबारा वीडियो देखेंगे, ठीक है कि नहीं। रोज के रोज हम लिंक देते हैं बच्चों को। तो ये 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए गणित विषय का आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। भौतिकी का वीडियो थोड़ी देर में डलेगा।